हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने आया हूँ। स्टे ट्यून। तो आज मैं एक्सपीरियंस जो शेयर करने वाला हूँ अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर में है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से जापान में बनाया। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की क्या ज़रूरत है जापान के अंदर में। यदि यदि थोड़ा सा फ्रीडमली घूमना चाहते हैं, इन द सेंस फ्रीडमली घूमना चाहते हैं इन द सेंस ये है कि यदि आप इंटीरियर एरिया में जाना चाहते हैं, जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो गया, बारबेक्यू करने के लिए हो गया, या फिर और किसी इंटीरियर एरिया में जहाँ पे ट्रेन से या बस वगैरह नहीं जाती। ज़्यादातर जापान के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, मतलब मैक्सिमम जगह में बस भी जाती है, ट्रेनें भी जाती है। लेकिन जैसे अपन को फ्रेंड्स के साथ में पिकनिक करने जाना है या अपने टाइमिंग के हिसाब से जाना है, तो और अपना कुछ ज़्यादा सामान लेके जाना है, तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास में कार है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि यदि आपको कार खरीदना है तो आपको बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अपने जापान में कार नहीं खरीद सकते, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के जापान में ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास में कार नहीं भी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप रेंटल कार के यहाँ बहुत अवेलेबल है, तो आप रेंटल कार का इस्तेमाल करके कहीं जा सकते हैं। तो उस केस में भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाए जापान में, जैसे मेन तो फॉरेनर लोगों के लिए है ना। जो फॉरेनर लोग हैं वो कैसे बनाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, तो उनको सबसे पहले दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जिनके पास में उनके देश की या इंडिया की यदि उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एकदम शुरुआत से बनाना पड़ेगा, एकदम ABCD ऐसे चालू करना पड़ेगा। तो उस केस में खर्चा बहुत आता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर एग्जाम देने पड़ते हैं, तो उसमें एक ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, तो ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर में आपको जाना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो एक ड्यूरेशन होता है, एक कोर्स होता है, पूरा कोर्स लेके फिर आप ड्राइविंग के टेस्ट देके और फिर बाद में आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके पास में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके देश का ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके जो पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज कर सकते हैं। तो इसके भी रूल है, मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है जापान के अंदर में कि अलग अलग जो कंट्रीज है उसके हिसाब से इन्होंने सबके अलग अलग रूल बनाए हुए हैं। तो जैसे कोई बहुत अच्छी कंट्री है, जैसे US हो गया, कनाडा हो गया, तो ऐसी जो कंट्री है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। वो सिंपल प्रोसेस है, जाके ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी उनका हो जाता है, उनको टेस्ट वगैरह देना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो जिनके ऊपर में मतलब थोड़ा सा विश्वास कम है, मतलब इन लोग फ्रॉड वगैरह करते हैं ना, तो इसलिए उनको मालूम है कि इनके देश में लाइसेंस कैसे बन जाती है बिना टेस्ट के वगैरह के। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ पे उसको प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं, एक बार चला के दिखाना पड़ता है उनको कि भाई सही में आती, तो फिर उनको मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो मेरे केस में क्या था कि मेरे को तो टेस्ट देना ही था। तो सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स अपना सबसे पहले तो जो अगर ड्राइविंग लाइसेंस किरीखाई बोलते हैं, किरीखाई का मतलब होता है कि आपस में आपके देश का लाइसेंस है उसको चेंज करना है, तो किरीखाई बोलते हैं। तो आपके पास में आपके देश का यानी इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद में आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और मेरे को उन्होंने एक अलग से डॉक्यूमेंट मांगा था, उसको बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट, तो वो RTO से मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, पेपर रहता है उसमें अपने ड्राइविंग के बारे में डिटेल्स रहते हैं, तो RTO से मिल जाता है, कब बनाए थे, क्या बनाया था, सारी डिटेल उसके अंदर में रहती है। वो डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ का एक ज़ायरो कार्ड बोलते हैं, रेसिडेंस कार्ड, वो लगता है, और जो फीस वगैरह होती है वो आपको देना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या था, रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है कि जब जब मेरे केस में तो मैं रिटन टेस्ट के लिए गया था, तो उस समय में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे और उसका आंसर करके यदि आप पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर डबल से आपको देना पड़ता। तो मेरे केस में क्या था कि मैं पहली बार में पास हो गया था। तो उसके बाद में फिर जैसे अपन पास हो जाते हैं, तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि अभी नेक्स्ट जो स्टेज है आपके प्रैक्टिकल ड्राइविंग लाइसेंस के, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको अपनी एक डेट रिजर्व करनी पड़ती है, मतलब बुक करना पड़ता है, और उसके लिए अपन को पैसे वगैरह भरने पड़ते हैं, जो फी वगैरह है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने नेक्स्ट जो स्टेज ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब प्रैक्टिकल वाली, तो उसके लिए अपना रिजर्वेशन कर लिया, पैसे भर दिया। लेकिन अभी कैसा है कि यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है और इंडिया के रूल रेगुलेशन है उसमें फर्क रहता है बहुत। नियम ज़्यादा टाइट रहते हैं यहाँ के ना, एकदम बारीक रहते हैं, और अपन इंडिया में उतने बारीकी से नियम को हमको मालूम भी नहीं था, मतलब पर्सनली मेरे को तो बहुत ज़्यादा मालूम भी नहीं थे, और उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। और फिर दूसरा नर्वस भी हो जाता है आदमी, यार ये कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम है अब दूसरे कंट्री में, जापान जैसे कंट्री में, यहाँ के रूल वगैरह, तो थोड़ा एक नर्वसनेस तो आती है। तो फिर भी मैंने क्या किया कि
अपने डेट ले लिया नेक्स्ट ड्राइविंग की, और वो डेट कम से कम 1 महीने बाद की मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो डेट जल्दी नहीं मिलती थी। 1 महीने के बाद की डेट मिली, तो फिर मैंने सोचा क्या किया था। फिर उसके बाद में मुझे प्रैक्टिस करना था ना, बिना प्रैक्टिस के मैं वहाँ जाता तो फेल होने की संभावना तो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि रूल बहुत बारीक-बारीक देखते हैं उन लोग। तो फिर मैं वहाँ पे जाने से पहले, क्योंकि मेरे को पता चला था कि वहाँ जहाँ पे प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होती है वहीं पे टेस्ट भी होता है, मतलब प्रैक्टिस के लिए टेस्ट करवाते हैं वो। और वो टेस्ट जो है वो सैटरडे को भी होता है, शनिवार के दिन भी होता है, तो हमको तो छुट्टी रहती है, मेरे को छुट्टी रहती है, तो मैं सोचा यार ये अच्छा रहेगा कि मैं उस दिन टेस्ट करूँ। तो फिर मैं वहाँ गया और अपना टेस्ट के लिए जो रिजर्वेशन फ़ोन करके किया, और वहाँ पे फ़ीस लगती है, मतलब उनकी अलग से फ़ीस रहती है ना इसकी, तो ये कम से कम 8 से 9 हज़ार वगैरह थी उस समय में। तो मैंने भरा, और फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे प्रैक्टिस करना सिखाया। तो वहाँ पे प्रैक्टिस में कैसे अलग-अलग यस करो हो गया, मतलब एल टाइप से करोगे, तो वहाँ का रूट रहता है ना, वो उस रूट की मतलब जहाँ पे ओरिजिनली टेस्ट होने वाला रहता है, एग्ज़ाम होने वाली रहती है, सेम रूट पे वो आपको चलाना सिखाते हैं। आपके साथ में एक ड्राइवर रहता है, और सेम कार रहती है जिस कार से आपको वहाँ पे टेस्ट होता है। तो फिर मैं गया उनके साथ में और प्रैक्टिस वगैरह किया। प्रैक्टिस करने के बाद में फिर रियल टेस्ट का टाइम आया, तो रियल टेस्ट में जब मैं गया तो चल आया, और साइड में वो जो एग्जामिनर वो बैठा था, साइड में नहीं बैठा था, पीछे वाली सीट में बैठा था। फिर उसने बोला ठीक है तैयार हो क्या, और चलाओ। तो फिर मैं चलाना चालू किया। अब जब मैं चला रहा था तो बहुत देर तक तो बराबर चल रहा है रूट में, फिर लास्ट के थोड़े समय में क्या हो गया कि मेरे को राइट में मुड़ना था, मतलब, और मैंने जो अपनी कार लगाई थी ना वो गलत लेन में लगा ली, तो लेफ्ट वाली लेन में लगा लिया था। उस वजह से क्या होगा, आपको राइट में मुड़ना और आपने लेफ्ट में ले, तो वहां फिर आप फेल हो जाते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अभी चलो वापस चलो करके, मतलब होता क्या है कि यदि आपसे मिस्टेक हो रही, तो छोटी छोटी मिस्टेक हो रही, तो उसको क्या आपका पॉइंट कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि आपके पॉइंट खत्म हो जाते हैं कि भाई इससे ज्यादा मिस्टेक अब अलाउड नहीं है। तो वो इस वाली स्टेप में जब अपन लाते हैं तो उसके बाद में आगे का टेस्ट रुक जाता है, उसको बोले अभी इसके आगे टेस्ट नहीं होगा। तो फिर वो मेरा टेस्ट बीच में ही खत्म हो गया, और बोले कि अभी वापस जाओ, और फिर उसने बताया कि किस वजह से तुम फेल हुए हो, तो वो कारण भी बताते हैं। तो उसने मेरे को बताया कारण कि भाई तुम्हारा ये मिस्टेक हुआ, 2-3 मिस्टेक बताया उसने, तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर उसके बाद में फिर वो मिस्टेक पे मैंने ध्यान दिया, और नेक्स्ट डेट जो है, नेक्स्ट टेस्ट डेट मैंने वहाँ से रिजर्व किया। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट डेट थी, तो फिर मैंने बोला यार ऐसे ही जाऊंगा तो कहीं और डबल से फेल मत हो जाऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, एक बार फिर से सेम रूट में ना दूसरे बार भी प्रैक्टिस किया, तो दूसरे बार प्रैक्टिस करके अच्छे से सीखा उसको ना कैसे क्या। फिर जब मैं डबल से एग्ज़ाम देने गया, तो डबल से एग्ज़ाम देते टाइम में ना भाग्य से मैं पास हो गया। और पास होने के बाद में फिर सेम डे क्या रहता है कि वो जैसे पास होते हैं उसके बाद में सेम डे आपको लाइसेंस वहीं से प्रिंट आउट करके मिलती है, और वो लाइसेंस प्रिंट आउट मिलने के बाद में फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आपका वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाती है, तब चला सकते हो वहाँ पे। तो इस तरीके से ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है एक्सपीरियंस आपके काम में भी आए, तो इसलिए जिन लोगों को भी ड्राइविंग टेस्ट जापान के अंदर में देना है या ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो उन लोगों को शायद ये वीडियो काम में आए। तो उन लोगों के लिए एडवाइस यही है कि पहले एक बार वो जो मेन रूट है ना वहाँ पे जाके एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि आपको कितना भी आता होगा, लेकिन वो जो रूट रहते हैं उसको याद भी करना पड़ता है कि इसके बाद में लेफ्ट है, इसके बाद में राइट है। अगर आपको मालूम नहीं है तो क्या होगा कि आप वो गलती कहीं ना कहीं कर लोगे। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप एक बार ज़रूर वहाँ पे टेस्ट जो रूट है उसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, और आपको मेरा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।